हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सर। आपका अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं। इसके पहले मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था। और आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपकी जो टॉपिक है ये अल्टरनेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। हर बार किसी न किसी सेट में, हर वर्ष जो है ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में चाहे अक्षीय स्थिति चाहे निरक्षीय स्थिति का पूछा जाता है। तो इसलिए ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाइए। देखिए फिगर है, इसका फिगर बनाएंगे कि माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेशों प्लस Q व माइनस Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बीच की टोटल दूरी जो होती है 2L होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव को दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया, OA और OB। इतना डिस्टेंस आपका L हो गया और ये आपका डिस्टेंस L हो गया। तो फ्रेंड्स, आपका वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु यहाँ पे देखिए P है, जिस पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ इसके कंपोनेंट डिवाइड किए गए हैं। ये लंबवत कंपोनेंट है, ये आपका लंबवत कंपोनेंट है, ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा। और ये आपके समांतर घटक हैं, ये cos थीटा और ये भी cos थीटा। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए फिगर में एक बात मैं आपको, देखिए ये आपको डिस्टेंस दी गई है, OB दी गई है, OP दी गई है, बट BP या AP की डिस्टेंस आपको नहीं दी गई है। तो ये देखिए क्या होता है, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी लंब कहलाती है और उससे संलग्न जो भुजा होती है वो आधार होती है। और ये जो भुजा है इसको क्या बोलते हैं, ये आपका कर्ण है। तो ये जो आपका कर्ण है, कर्ण आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका फार्मूला होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आपका वैल्यू पुट कराएंगे। कर्ण का मान लीजिए चाहे हम AP निकाल लें या BP निकाल लें, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं। जब ये आ जाएगा तो आपका AB उतना हो जाएगा। AP स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए आपका फिगर में लंब कितना है, R है, तो R स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपका L है, तो ये हो गया आपका L स्क्वायर। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यह रूट में हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये AP की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई AP की वैल्यू, तो ये आपकी AP की वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जितना ये जब ये भी देखिए डिस्टेंस R है, L है, तो आपका ये भी क्या होगा, वही हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सॉल्व करते हैं इसको आगे हम, कि आवेश प्लस Q के कारण, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आवेश जो प्लस Q है, यहाँ कौन सा पॉइंट आपका A है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, EA। वेक्टर EA इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q अपान A के यहाँ से डिस्टेंस P ज्ञात करना है, तो क्या है आपका AP का स्क्वायर। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा, वी कैन राइट दिस अबव इक्वेशन, वेक्टर EA इक्वल टू 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान एपी का, एपी की वैल्यू कितनी है आपका, देखिए रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान रूट में एपी का वर्ग, एपी की वैल्यू कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट जो होता है इसकी पावर कितनी होती है 1/2, और ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो वहां से क्या होगा आप समझ लीजिए यूं ही कि आपका रूट हट जाएगा तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार आवेश माइनस क्यू के कारण, इसी प्रकार आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, आवेश माइनस क्यू यहाँ है आपका पॉइंट बी पर है, तो ये आपका हो गया यहाँ से EB वेक्टर EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान BP का वर्ग, यहाँ क्या लिखेंगे BP का स्क्वायर। अब आपका हो गया इम्प्लाई दैट वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान बीपी की वैल्यू कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी कैन राइट दिस वेक्टर EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 और ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, शेष बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे ध्यान से आप कि वेक्टर EA का वैल्यू कितना है, इतना है, और वेक्टर EB का वैल्यू इतना है। तो ध्यान देंगे आप कि वेक्टर EA व वेक्टर EB का वैल्यू जो है ये आपका सेम है, सेम है तो आप यहाँ थोड़ा सा नोट कर देंगे कि चूंकि वेक्टर EA व वेक्टर EB के परिमाण परस्पर बराबर तथा दिशाएं भिन्न है, तो यहाँ जो है चूंकि वेक्टर EA व वेक्टर EB के परिमाण परस्पर बराबर तथा दिशाएं भिन्न हैं। देखिए फिगर में देखेंगे तो वेक्टर EA और EB जो मतलब यहाँ देखिए इक्वेशन में तो EA और EB परिमाण में क्या है, बराबर है, लेकिन दिशाओं में दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में है। तो ये आपका हो गया कि आप लिख देंगे चूंकि वेक्टर EA व वेक्टर EB व के परिमाण परस्पर बराबर तथा दिशाएं भिन्न हैं, तो आपका अब क्या करेंगे, अतः वेक्टर EA व वेक्टर EB को लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ, अतः वेक्टर EA व वेक्टर EB को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर वेक्टर EA व वेक्टर EB को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर घटक EA करने पर घटक, देखिए घटक कौन से आपके EA sin थीटा और EB sin थीटा, घटक EA sin थीटा व EB sin थीटा, घटक EA sin थीटा और घटक EB sin थीटा ये क्या है आपके, यहाँ से EA sin थीटा और EB sin थीटा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं, व sin थीटा क्या है आपके, परिमाण में बराबर व
दिशा में विपरीत है। अतः ये परस्पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे। तथा समांतर घटक, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि इसके पैरेलल कंपोनेंट को भी देख लेंगे आप कि आपका पैरेलल कंपोनेंट क्या है। तथा समांतर घटक EA cos थीटा व EB cos थीटा, EA cos थीटा व EB cos थीटा परिमाण में ये देखिए जो समांतर घटक वो क्या है आपका EA cos थीटा और EB cos थीटा परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर तथा समान दिशा में है। देखिए जो समान दिशा में है, देखिए जो लंबवत घटक था वो परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत था, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो समांतर घटक है परिमाण में बराबर है और तथा समान दिशा में है, अतः ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, वेक्टर E इक्वल टू, देखिए आपका जब वो समांतर घटक है तो जुड़ेगा, तो ध्यान देंगे आप, वेक्टर E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा हो जाएगा। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू जो बनाए हैं वहां से आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर EA cos थीटा व वेक्टर EB cos थीटा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आपका इक्वेशन फर्स्ट था। और क्या है यहाँ cos थीटा प्लस वेक्टर EB की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू क्या है cos थीटा। अब ध्यान देंगे आपकी जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये और यहाँ दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से कॉमन निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका हो गया। और यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा और cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा 2 cos थीटा है, 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। तो हम यही लिख दे रहे हैं 2 cos थीटा, या 2 आप क्या करते हैं यहाँ पहले लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया 2 cos थीटा। अब यही आप छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, cos थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। तो फिगर में क्या होगा, आधार कितना आपका, यहाँ देखिए आधार कौन सा है आपका, आधार यहाँ मान लीजिए O, या थीटा है तो OB, cos थीटा आधार आपका है OB, और बटे में कर्ण क्या है BP लिखिए, चाहे PB लिख लीजिए। तो वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो आधार क्या वैल्यू कितना है, OB का वैल्यू L है, बाई PB की वैल्यू कितनी है आपका
रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका हो गया cos थीटा बराबर एल बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इस समीकरण में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहां से। जब वैल्यू को आप पुट करेंगे तो देखिए आपका क्या हो गया, आपका हो गया वेक्टर E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो देखिए आपका cos थीटा का वैल्यू है एल बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम एक फार्मूला बनाएंगे वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 QL ऊपर लिख लेंगे, 2 QL एक में लिख लेंगे। और देखिए R यहाँ ध्यान देंगे आप, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 1 है, और यहाँ जो है रूट में है। जब भी रूट होता है तो भी मैंने आपको बताया था कि रूट की पावर 1/2 होती है। तो 1 में क्या करेंगे 1/2, देखिए आधार समान होता है तो जो है घातें आपकी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसकी पावर 1 और इसकी पावर जब रूट उठाएंगे तो 1/2 होगी, दोनों जुड़ेगा तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 + 1 3/2 हो गया। तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 3/2 होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2QL जो होता है ये किसकी वैल्यू होती है, तो आपका हो गया वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है। तो आपका लिख सकते हैं इसको P। अब देखिए चूंकि R इज ग्रेटर देन L, R जो है L से बड़ा है, अर्थात यहाँ लेकिन R और L ना होकर के R स्क्वायर L स्क्वायर है। चूंकि R इज ग्रेटर देन L हो है तो R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर होगा। जब भी R L से बड़ा है तो इसका जो स्क्वायर होगा उससे और भी बड़ा होगा, अर्थात L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में क्या करते हैं, अर्थात L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। वी कैन, देखिए जो R जो है L से बड़ा मीन्स L जो है R से छोटा है। जो भी चीजें क्वांटिटी छोटी होती है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। अर्थात L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। नगण्य जब मान लेते हैं तो क्या होगा, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ से जो L स्क्वायर है। तो आपका हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई इंटू P बाई R स्क्वायर है। ये L स्क्वायर को छोड़ देंगे, R स्क्वायर की पावर कितनी है आपकी 3/2 है। तो पावर क्या होगी, जब इसकी पावर करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। तो आपका यहां से हो गया वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू P बाई कितना 2 से 2 जब कैंसिल हो गया आपका तो कितना बचा R टू दी पावर 3 इंटू P बाई R क्यूब। यूनिट लिख लेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम होती है। अब देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक K है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। परावैद्युतांक K का वैल्यू 1 होता है। तो हेंस आवर इक्वेशन बिकम वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इनटू P बाई R क्यूब, और यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू कितना होता है आपका
न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान देंगे, वैद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति थी उसका जो फार्मूला आया था यहाँ 2p/r³ था, लेकिन निरक्षीय स्थिति में आपका क्या आ गया, हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि ये आ गया वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 × p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।